स्टूडेंट, हम जो ग्रामर का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। क्लोज में हम जो कर रहे हैं वो है रिलेटिव प्रोनाउन, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने होगा, होगा, उसका, बीच का, वैध का, बहन का, इनका अध्ययन किया और अगला और भाई का अध्ययन किया था। और जो अगला बिंदु है वो क्या है, वाट का, वाट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, कि वाट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। वाट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है ये देखेंगे। देखो इसमें एक नंबर बिंदु, इसमें एक नंबर बिंदु है, यदि वाक्य की शुरुआत में, यदि वाक्य की शुरुआत में रिक्त स्थान हो तो रिक्त स्थान हो तो वाट का प्रयोग किया जाता है। यह बात ध्यान में रखनी है आपको। यदि सेंटेंस के शुरुआत में यदि रिक्त स्थान है तो यदि आपसे रिलेटिव प्रोनाउन भरवाया जाए तो आपको कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, वाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, ना कि अदर कोई सा भी ऐसा प्रोनाउन नहीं है जो क्या होता है कि हमारा जो सेंटेंस होता है उसके शुरुआत में आता है। शुरुआत में बस एक ही आता है, वो क्या है, वाट। इसका 2 नंबर बिंदु है, यदि वर्ग, यदि वर्ग के पश्चात, यदि वर्ग के पश्चात रिक्त स्थान हो तो, यदि वर्ग के पश्चात रिक्त स्थान हो तो वाट का प्रयोग किया जाता है। ये 2 बिंदु है। यदि आप वाट का प्रयोग करोगे, यदि आप वाट का प्रयोग करोगे, कौन से 2 बिंदुओं के माध्यम से किया जाता है। एक तो है यदि जो हमारा जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत है वो किससे हुई हो, रिक्त स्थान से हुई हो, तो हमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, वाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। दूसरा बिंदु ये है कि यदि वर्ब के पश्चात ऐसा कोई सा भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है जिसका वर्ब के पश्चात प्रयोग किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन बस एक वाट ही है। यदि आपको वर्ब के पश्चात जो मेन वर्ब होती है उसके पश्चात यदि रिक्त स्थान है तो आपको किसका यूज करना है, वाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। एग्जांपल देखो, व्हाट कैन बी क्योर्ड, मस्ट बी इंटर्ड। अगला एग्जांपल देखो, दिस इज, ये देखो इज बराबर आ रखी है, व्हाट ही राइट, तो ही राइट्स। डू व्हाट यू प्लीज। अब ये भी देखो, क्योंकि इसमें देखो ये बराबर आ रखी है, बराबर के तुरंत पश्चात यदि रिक्त स्थान आ रहा है तो हम व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा जो सेंटेंस है उसके शुरुआत में यदि रिक्त स्थान आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तभी व्हाट का प्रयोग करेंगे। अन्य कोई ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है जिसका यूज किया जा सके। ये 7 नंबर था, ये 8 नंबर, दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। यदि यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो, यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो दैट का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है तो हम कौन से
का प्रयोग करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का दैट का प्रयोग करेंगे। अब बहुत सी जगह ऐसा होता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होंगे, कि मैंने आपको डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों बताए थे। यदि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे जो हु है और विच है उसकी जगह दैट का प्रयोग भी किया जा सकता है। देखो हु इज द मैन, हु इज द मैन दैट abused you। अब इसमें देखो एक बात नोट करो आप, एक और देख लेते हैं हु इज ही दैट अब देखो आपको एक चीज नोट करनी है, हु ये है। अब देखो यहाँ पे ये हु का प्रयोग हो रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हो रहा है, ये हु का प्रयोग हो रहा है, ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। ये क्या है यहाँ पे ये WH वर्ड है, ये यहाँ पे WH वर्ड है जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक ट्यूशन का निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए ये आ रहा है ना कि यहाँ पे ये WH वर्ड, एक कोई स्टूडेंट मान ले कि यहाँ पे ये WH वर्ड है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकते, क्योंकि हम टेक्स्ट के जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में तो हर जगह ही कहीं पे वेर दिया आएगा, कहीं पे वैन आएगा, कहीं पे हु जैसे आएंगे, तो वहां पे ये जरूरी थोड़ी है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करें। रिलेटिव प्रोनाउन का काम तब करेंगे जब ये एक को रिलेटिव जो दो क्लोज होंगे उनको रिलेटिव क्लोज बनाएंगे, तथा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव ही रहेगा, ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा, जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव या जिसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं वही रहेगा, ना कि इंट्रोगेटिव बनेगा। यदि ये जैसे मान लो कि हम सेंटेंस के बीच में जैसे जिस प्रकार से हमने देन किया था, whose का किया था, who का किया था, which का किया था, where when, इनका देन किया, जहां पे हमने नाउन के तुरंत बाद में जैसे WH वर्ड अर्थात जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनका प्रयोग किया था, उसके बाद में जो जिस प्रकार से हमने जो रिलेटिव क्लोज बनाया, अब उसमें क्या हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पे किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ना कि वो एक क्वेश्चन बनाने वाला वर्ड है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो ऐसे सेंटेंस होंगे, अब देखो इसमें देखो क्वेश्चन मार्क आ रखा, क्वेश्चन मार्क आ रखा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये WH वर्ड हु है, इन दोनों सेंटेंस में वो किसका काम कर रहा है, जो कि एक क्वेश्चन बनाने वाला जो वर्ड है WH वर्ड उसका काम कर रहा है, ना कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है, दैट है, दोनों में दैट का प्रयोग हुआ है, तो ये दोनों में क्या है, दैट का प्रयोग हुआ है, और वो दैट क्या है, इस तीन में रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला देखो 2 नंबर बिंदु, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले ओनली, नन, ऑल, सेम, एनीथिंग, anybody, nobody, little, etc. हो तो रिक्त स्थान में दैट बराबर रिक्त स्थान में क्या किया जाता है, दैट बराबर। अब देखो आपको एक बात बताऊं, ये आपको किस प्रकार से ध्यान में रखना है। यदि आपका जो ब्लैंक आ रखा है उससे पहले ओनली आ रखा है, नन आ रखा है, ऑल आ रखा है, सेम आ रखा है, एनीथिंग आ रखा है, एनीबडी आ रहा है, नोबडी आ रहा है या लिटिल आ रहा है, ऐसे यदि वर्ड आ रहे हैं आपके रिक्त स्थान से पहले, तो आपको क्या करना है, रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। देखो एग्जांपल, ऑल दैट
हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। This is the same person. This is the same person. अब देखो सेम वर्ड आया हुआ है, सेम वर्ड आया तो हम क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। देखो दोबारा देखो, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले ओनली, नन, ऑल, सेम, एनीथिंग, एनीबॉडी, नोबॉडी, लिटिल, यदि ऐसे वर्ड आ रखे हैं तो आपको क्या करना है? रिक्त स्थान में दैट का प्रयोग करना है, ना कि अदर जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनका प्रयोग करना है। आपको किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है। अगला जो इसका 3 नंबर बिंदु देखो, यदि किसी सेंटेंस में रिक्त स्थान से पहले, यदि किसी सेंटेंस में रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति प्लस वस्तु, व्यक्ति प्लस वस्तु या व्यक्ति प्लस जानवर हो तो, व्यक्ति प्लस वस्तु या व्यक्ति प्लस जानवर हो तो रिक्त स्थान में दैट का प्रयोग किया जाता है। रिक्त स्थान में दैट बढ़ा जाता है। ये भी एक बिंदु है। दोबारा देखो, यदि हमारा जो रिक्त स्थान आ रहा है उससे पहले, रिक्त स्थान से पहले, यदि हमारा रिक्त स्थान आ रहा है उससे पहले यदि व्यक्ति प्लस वस्तु और वस्तु, अगला है व्यक्ति प्लस वस्तु और एक है व्यक्ति प्लस जानवर, यदि ये आ रहे हैं तो हमें क्या करना है? रिक्त स्थान में क्या करना है? दैट का प्रयोग करना है। एग्जांपल देखो, द मैन एंड द डॉग लिव, सॉरी, दैट न्यू सी लिव द नेक्स्ट डॉग। अब आपको देखना है, देखो ये बताओ किस प्रकार से व्यक्ति प्लस जानवर, यदि रिक्त स्थान से पहले जो नाउन आई हुई है उसमें क्या है? एक व्यक्ति और एक जानवर आया हुआ है, तो हमें क्या करना है? रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करना है? रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है। अगला एग्जांपल देखो, द काउ हर्ड एंड द काउ, that the cow herd and the cow that we see walking in the ground live in the village, live in the village। अब इसमें देखो काउ हर्ड जिसको गठड़िया बोलते हैं, गाय वगैरह चराने वाला, और ये व्यक्ति है, ये जानवर है। यदि व्यक्ति प्लस वस्तु या व्यक्ति प्लस जानवर यदि हमारे रिक्त स्थान से पहले हो तो हमें क्या करना है? दैट का प्रयोग करना है। अब देखो दोबारा हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें एक बात मैं आपको एक बात और बताऊं कि यदि आपको इस प्रकार से दैट का प्रयोग पूछे तो बहुत बेहतर है, यदि इस प्रकार से नहीं पूछे तो कहीं आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे हु का प्रयोग होना चाहिए था,
यहाँ पे विच का प्रयोग होना चाहिए था। जैसे मान लो कि आप कर रहे हो, जैसे आपके एग्जाम में आ गया और उसमें जैसे मान लो कि आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है हु की जगह दैट दे दिया, तो आपको उसी प्रकार से ऐड करना है या उसी प्रकार से दैट का प्रयोग करते हुए उसको रिलेटिव क्लॉज उस प्रकार से बनाना जिस प्रकार से हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए आप बना रहे थे ना, उसी प्रकार से दैट का प्रयोग करते हुए बनाना है। क्यों दोनों का हु का और दैट का क्यों दैट का प्रयोग किया जाएगा, वो कौन से में होगा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में होगा। विच की जगह प्रयोग होगा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में होगा। तो मैं आपको पहले बता दूंगा डिफाइनिंग क्लॉज होगा, डिफाइनिंग क्लॉज होगा उसमें क्या होगा, पहला जो क्लॉज होगा उसके अंत में नाउन आएगी, और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होगा उसके शुरुआत में नाउन आएगी, उसके बाद में हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में जो नाउन आएगी यदि उस प्रकार का सेंटेंस हो, आपको जैसे मान लो ब्रैकेट में हु का प्रयोग नहीं किया है या विच का प्रयोग नहीं दिया, उनकी जगह दैट का प्रयोग दे दिया, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जिस प्रकार से हमने हु का प्रयोग किया था उसी प्रकार से दैट का प्रयोग करते हुए इन दोनों क्लोजों को ऐड करके हमें क्या बनाना है, एक रिलेटिव क्लोज बनाना है, उस प्रकार से बनाना है। या तो वो तरीका आएगा यदि दैट में यह तरीका, इनके अलावा जैसे मान लो कि उस तरीके के अलावा ये तीन तरीके हैं, ये इनमें से यदि कोई तरीका आपसे पूछ लें तो ये तरीका आ सकता है, अन्यथा वो तरीका आएगा जिसमें जैसे मान लो कि आपने हु का प्रयोग किया तो हु की जगह हम दैट का भी प्रयोग कर देंगे, लेकिन हु की जगह दैट का प्रयोग होगा ओनली फॉर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में, विच की जगह दैट का प्रयोग होगा ओनली फॉर वहां पे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में। यदि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के अलावा यदि आप ये कर रहे हो दैट का प्रयोग, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखो, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब देखो जिस प्रकार से हमने एक छोटे रूप में, जिस प्रकार से हमने एक छोटे रूप में हमने अध्ययन किया था कक्षा 8 में, कक्षा 8 में अध्ययन किया था हमने जो कंडीशनल सेंटेंसेस का अध्ययन किया था। अब देखो ये जो है कंडीशनल सेंटेंसेस या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये आपकी जैसे मान लो कि ये 3 नंबर का जो बिंदु है इसमें भी आता है, प्लस एग्जाम में क्या होता है जो आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करवाई जाती है उसमें भी ये तरीका आपसे पूछ लेते हैं। तो ये तरीका ध्यान रखने होंगे क्योंकि ये टेंस में भी आपसे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करवाएंगे उसमें भी पूछ सकते हैं, और ये जो हमारा क्लोज वाला चैप्टर है इसमें भी पूछ सकते हैं। आप करना किस प्रकार से, इसका पैटर्न पूरा ध्यान में रखना है। इसमें यह होता है कि इसमें जो 3 प्रकार की जो कंडीशन होती है, कंडीशन कौन सी होती है, कंडीशन में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, अर्थात उसमें जैसे मान लो कि पहला क्लोज होता है उसको क्या बोला जाता है, जो सेकंड क्लोज होता है उसको क्या बोला जाता है, तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो अब ये कंडीशनल क्लोज होते हैं, शर्त वाले उपवाक्य, शर्त इसमें शर्त व्यक्त की जाती है। कंडीशनल क्लोज दो प्रकार के या दो उपवाक्यों से या दो प्रकार के उपवाक्यों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ये कंडीशनल क्लॉज है, ये दो प्रकार के जो उपवाक्य होंगे उससे मिलकर बना हुआ होगा, दो प्रकार के उपवाक्य होंगे। अब ये आपको बात ध्यान में रखनी है, देखो किस प्रकार से दो उपवाक्य कौन से हैं। कंडीशनल क्लॉज है, ऊपर हमने पैटर्न में लिखा कि ये दो प्रकार के उपवाक्यों से मिलकर बना हुआ होता है। दो उपवाक्य कौन से होते हैं, दो उपवाक्य कौन से होते हैं। पहला होता है
कंडीशनल क्लोज। दूसरा इसी का एक यदि हम नाम लें तो इसको बोला जाता है इफ क्लोज। यह बात आप ध्यान में रखना, कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज। पहला ये होगा कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज। पहला कौन सा होगा? कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज। और फिर एक होगा मेन क्लोज और इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है प्रिंसिपल क्लोज। मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, ये दो प्रकार के होते हैं। जो वाक्य या क्लोज दो प्रकार के होते हैं जिससे कंडीशनल सेंटेंसेस का निर्माण होता है। पहला इसमें यह होता है कंडीशनल क्लोज या उसको बोला जाता है इफ क्लोज। जो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो दो प्रकार के उपवाक्यों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला जो उपवाक्य होगा उसको हम बोलेंगे कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज और दूसरा जो उपवाक्य होगा उसको हम बोलेंगे मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। अब इसमें देखो, आप देखो कंडीशनल क्लोज में तीन प्रकार से शर्तें व्यक्त की जाती हैं। तीन प्रकार से शर्तें व्यक्त की जाती हैं। कंडीशनल क्लोज होंगे उसमें तीन प्रकार से शर्तें व्यक्त की जाती है। वो कौन कौन सी तीन प्रकार होगी उनका हम अध्ययन करेंगे। पहली होगी ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। पहली होगी, एक नंबर होगी ओपन और प्रोबेबल। ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। पहली होगी ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। अर्थ बताऊं, ओपन का अर्थ होता है खुली, प्रोबेबल होता है संभावित या संभावित। ओपन का होता है खुली या और प्रोबेबल का होते हैं संभाव्य या संभावित। जो खुली और संभावित शरत होती है, खुली और संभावित शरत होती है, खुली और संभावित शरत होती है। अब उसमें देखो होता क्या है, देखो इस प्रकार के वाक्यों में जो ऐसे वाक्य होंगे ओपन और प्रोबेबल कंडीशन के, उसमें क्या होता है कंडीशनल क्लोज में ऐसी शर्त रख दी जाती है, ऐसी शर्त रख दी जाती है, ऐसी शर्त रख दी जाती है यदि उसे पूरा कर दिया जाए तो मेन क्लोज में कही गई बात लीक हो जाती है। अब देखो ओपन और प्रोबेबल कंडीशन होती क्या है। देखो इस जो ओपन और प्रोबेबल कंडीशन के जो सेंटेंस होंगे उसमें क्या है, देखो फर्स्ट बात तो हमने ये अध्ययन कर लिया कि कंडीशनल क्लोज क्या होता है, इफ क्लोज क्या होता है। ठीक है, ये कंडीशनल क्लोज है दो प्रकार से मिलकर बने हुए होते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज से और मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज से। या तो जो पहला है तो कंडीशनल क्लोज बोला जाएगा उसको, या उसको हम दूसरे नाम से बुलाएं तो वो होगा इफ क्लोज। और दूसरा होगा, दो प्रकार के उपाय होंगे उसमें, दूसरा होगा मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। अब इसमें बात अगले ने क्या बोली, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन में। ओपन और प्रोबेबल कंडीशन में बोलिए कि इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उनमें क्या होगा, कंडीशनल क्लोज में इसी शर्त रख दी जाती है। कंडीशनल क्लोज कौन सा है, इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज, दोनों एक है। यदि इसमें ऐसी बात रख दी जाती, यदि उसको पूरा कर दिया जाए, यदि उसी बात को यदि हम पूरा कर दें तो क्या होगा, मेन क्लोज। यदि इसमें जो शर्त रखी जाती है और उसको यदि हम पूरा कर दें तो मेन क्लोज में जो कही गई बात है वो स्वतः ही पूरी हो जाएगी। मेन क्लोज में जो कही गई बात है वो क्या हो जाएगी,
स्वतः ही पूरी हो जाएगी। ये बात आपको देखनी है। तो क्या है, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन में जो ये कंडीशनल क्लोज होंगे उसमें ऐसी शर्त रख दी जाती है, उसमें ऐसी शर्त रख दी जाती है, यदि उसको पूरा कर दिया जाए तो मेन क्लोज में या प्रिंसिपल क्लोज में जो कही गई बात है वो स्वतः ही पूरी हो जाती है। हमारा जो कंडीशनल क्लोज होगा या क्लोज होगा उसमें जो बात उसमें ऐसी शर्त रख दी जाती है, यदि हम उसको पूरा कर देंगे तो मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज में कही गई बात है वो स्वतः ही पूरी हो जाती है। अब देखो इसका एक पैटर्न रहता है, इफ प्लस से प्रेजेंट सिंपल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर। हम ये भी लिख सकते हैं या इसका एक पैटर्न ये रहता है, इसका उल्टा हो जाता है, या तो हमारे सेंटेंस के जो शुरुआत में फ्यूचर सिंपल प्लस इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, ये हमारी ओपन और प्रोबेबल कंडीशन का पैटर्न रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। इस प्रकार से सेंटेंस होंगे। जो इफ क्लोज होगा उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। इफ क्लोज में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। और जो इफ क्लोज बोल देंगे या कंडीशनल क्लोज बोल देंगे ये होगा मेन क्लोज, ये होगा मेन क्लोज, वो फ्यूचर सिंपल में आएगा। ये बात आपको देखनी है कि जरूरी नहीं है आपको इस प्रकार से लिखना है। यदि आप इस प्रकार से लिख दो तो भी ठीक है, यदि आप इस प्रकार से लिख दो तो भी ठीक है। यदि दोनों पैटर्न अपनाना चाहो, जो ऊपर वाला है या जो इफ क्लोज है वो सेंटेंस के शुरुआत में है या इफ क्लोज सेंटेंस के बाद में, तो दोनों तरीके अपना सकते हो। देखो इफ आई गो टू आगरा, इफ आई गो टू आगरा, I shall visit the Taj Mahal। If I go to Agra, I shall visit Taj Mahal। यदि हम इस सेंटेंस को ऐसा लिखना चाहिए, I shall visit the Taj Mahal, if I go to Agra। अब ये तो है जो कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज, और जो अगला जो क्लोज है ये क्या है, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। अब देखो इफ आई गो टू आगरा, इफ आई गो टू आगरा ऐसी शर्त रख दी जाती है। मैंने ओपन और प्रोबेबल कंडीशन में आपको एक बात बताई जाएगी कि जो कंडीशनल क्लोज होगा या इफ क्लोज होगा उसमें ऐसी शर्त रख दी जाती है, उसमें ऐसी शर्त रख दी जाती है। इफ आई गो टू आगरा इसमें शर्त रख दी है क्या कि यदि मैं आगरा जाता हूं तो आई शैल विजिट द ताजमहल, तो मैं ताजमहल देखूंगा, मैं ताजमहल देखूंगा, तो ये इसमें शर्त है। यदि ये बात पूरी हो जाएगी अर्थात ये आगरा चला जाएगा तो ये क्या देगा, ताजमहल। यदि जो कंडीशनल क्लोज है या इफ क्लोज है उसमें कही गई जो शर्त है या रखी गई शर्त है, यदि हम उसको पूरा कर दें तो मेन क्लोज में या प्रिंसिपल क्लोज होगा उसमें जो बात होगी वो स्वतः ही क्या हो जाएगी, स्वतः ही पूरी हो जाएगी, अपने आप ही पूरी हो जाएगी। यदि हम इसको पहला इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल से रखना चाहें तो वो इस प्रकार से होगा। यदि हम इसको दूसरा पैटर्न है फ्यूचर सिंपल प्लस इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल इस पैटर्न से रखना चाहें तो ये इस प्रकार से होगा। दोनों पैटर्न हम आप अपना सकते हैं। यदि हमारी एग्जाम में सेंटेंस किस प्रकार से आएंगे, यही सेंटेंस हम लिखना चाहें तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, आई गो टू आगरा, आई गो टू आगरा, आई शैल विजिट द ताजमहल। ये हमारा सेंटेंस इस प्रकार से आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक ये ब्रैकेट में आपको इफ दिया हुआ आएगा, क्या दिया हुआ आएगा, इफ दिया हुआ आएगा। इफ का यूज करते हुए आपको इसको क्या बनाना है, कंडीशनल सेंटेंसेस बनाना है या एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन बनाना है इसको।
इफ जो कंजक्शन का प्रयोग करते हुए इसको कंडीशनल सेंटेंसेस बनाना है या एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन बनाना है। अब इफ का प्रयोग होगा कहां, इफ का प्रयोग होगा कहां, उस टाइम में हमारा पैटर्न है वो आपके काम में आएगा। इसमें देखेंगे कि हमारे यदि पैटर्न यह आता है कि प्रोबेबल या ओपन कंडीशन है, ओपन कंडीशन में क्या होता है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल होता है या फ्यूचर सिंपल प्लस इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल होता है। तो अब इसमें देखो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, ये फ्यूचर सिंपल का है। इफ है वो सदा प्रेजेंट सिंपल के पहले लगता है। इफ कब लगाया जाता है, प्रेजेंट सिंपल से पहले। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे इफ आई गो टू वर्क। बस इतना ही करना है। इसमें ना तो जो इफ क्लोज होगा फटाफट इफ जिसको कंजक्शन बना के जो न्यू जो सेंटेंस बना रहे हैं क्लोज, दो क्लोजों को जोड़ के, तो उसमें क्या होगा, इसमें किसी भी वर्ड को नहीं हटाया जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपने यही गलती कर दी कि आपने बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, हमें कंजक्शन काम में लेना। कंजक्शन काम लेने का मतलब दोनों के बीच में जोड़ेंगे। तो ये तो कोई पैटर्न ही नहीं हुआ कि प्रेजेंट सिंपल प्लस इफ प्लस फ्यूचर सिंपल, ये तो पैटर्न ही नहीं है। तो ये पैटर्न आप अपनाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।